नमस्कार दोस्तों, एमपी एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज के तहत आज से हम मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व के लेक्चरों में हमने देखा था दोस्तों कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी हमने देखी थी और हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन देखा था। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, उसमें हमने मध्य प्रदेश के पठारों व पर्वत श्रेणियों का विस्तार से अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मध्य प्रदेश की जलवायु। दोस्तों, जलवायु होती क्या है? जलवायु उसे कहा जाता है जब किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक मौसम की एक समान दशाएं बनी रहे। मतलब वहाँ की वर्षा, वहाँ का तापमान किस तरह से लंबे समय तक एक समान बना हुआ है, उसे हम जलवायु कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश और हमारा भारत देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के साथ साथ संपूर्ण भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। जलवायु संबंधित क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधियों का भी निर्धारण करता है। किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है वह वहाँ के समाज, वहाँ की आर्थिक व्यवस्था और वहाँ की सांस्कृतिक व्यवस्था का निर्धारण करता है दोस्तों। जैसे कि गर्म प्रदेशों में जो लोग रहेंगे वो हल्के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, और जहाँ हम ठंडे प्रदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर लोग ऊनी वस्त्र पहनेंगे। इस तरह से सांस्कृतिक गतिविधियों का निर्धारण भी जलवायु करती है। अब जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को हम समझते हैं दोस्तों कि जलवायु को प्रभावित कौन कौन करता है। तो सबसे पहला है यहाँ पर तापमान का वितरण। दोस्तों, अभी जैसे हमने बात की ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेशों की, तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि जहाँ का तापमान जैसा रहेगा वह वहाँ की जलवायु को भी निर्धारित करेगा। दूसरा हम देखेंगे वर्षा का वितरण, यह भी जलवायु को प्रभावित करता है। वहाँ पर वनाच्छादन कैसा है दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई स्थान की कैसी है और समुद्र तट से दूरी उस स्थान की कैसी है, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त स्थान की अक्षांशीय स्थिति, यह भी जलवायु को प्रभावित करती है दोस्तों। और वहाँ का धरातलीय स्वरूप कैसा है, वहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान क्या पाया जाता है, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं दोस्तों। अब जो मध्य प्रदेश की जलवायु है, उस मध्य प्रदेश को हमने जलवायु के आधार पर 4 भागों में बांटा है दोस्तों। 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, दूसरा मालवा का पठारी क्षेत्र, तीसरा विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र और चौथा है नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे इन सभी को विस्तार से हम देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक मैप है आपके सामने, जहाँ पर हमने जो 4 भाग देखे थे उन्हें आप देख सकते हैं। यह है उत्तर का मैदानी क्षेत्र, यहाँ पर है मालवा का पठारी क्षेत्र, यहाँ पर विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र है और जो दक्षिण में है वह है नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले उत्तर का मैदानी क्षेत्र। तो उत्तर का मैदानी क्षेत्र जो है दोस्तों, उसके अंतर्गत बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और मध्य भारत का पठार हमने शामिल किया है। यहाँ महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पर दोस्तों ग्रीष्म ऋतु जो होती है वह अत्यधिक गर्म होती है और शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है। जो भी हमारे दोस्त जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाले क्षेत्र में रहते होंगे, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में रहते होंगे, उन्हें पता होगा कि उत्तरी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु अधिक गर्म होती है व शीत ऋतु अत्यधिक ठंडी होती है। समुद्र से दूरी यहाँ पर ज़्यादा है और हिमालय से समीपता है दोस्तों, इस कारण यहाँ पर महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वर्षा यहाँ पर अत्यधिक कम होती है दोस्तों, 75 सेंटीमीटर या उससे भी कम वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। अब दूसरा हमारा क्षेत्र है मालवा का पठारी क्षेत्र। यह क्षेत्र अरब सागर के मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी व अरब सागर दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है, लेकिन जो मालवा का पठारी क्षेत्र है वह अरब सागर के मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह अरब सागर से निकटता वाला क्षेत्र है दोस्तों। वहीं ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक ठंड यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर सम जलवायु देखने को मिलती है दोस्तों। आगे हम देखें, यह सम जलवायु वाला क्षेत्र है। जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था दोस्तों कि चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है दोस्तों। यहाँ पर वर्षा हमें 50 से 75 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। उसके बाद अगला हमारा क्षेत्र है विंध्याचल का पर्वतीय क्षेत्र। विंध्याचल का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी इन दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है। यहाँ पर ना अधिक गर्मी होगी ना ही अधिक ठंड होगी,
मतलब सम जलवायु वाला क्षेत्र यह भी होगा दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है दोस्तों। यह पूर्वी भाग में पड़ता है, इस वजह से यहाँ पर वर्षा भी अधिक देखने को मिलती है। वर्षा की मात्रा यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। ठीक है, अब अगला हमारा जो क्षेत्र है वह है नर्मदा घाटी क्षेत्र। इसके अंतर्गत नर्मदा सोन घाटी तथा सतपुड़ा का क्षेत्र भी शामिल है दोस्तों। ग्रीष्म काल में यहाँ पर अधिक गर्मी होती है व शीतकाल में सामान्य ठंड होती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में दोस्तों वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है और इसी क्षेत्र में हमको पचमणी भी देखने को मिलता है दोस्तों, जहाँ पर 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है दोस्तों। अब मध्य प्रदेश में ऋतुओं की हम बात करें तो हमें मुख्य रूप से 3 ऋतुएं यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली है शीत ऋतु, इसे यहाँ पर सियाला भी कहा जाता है और शीत ऋतु का जो समय होता है वह होता है नवंबर से फरवरी तक। ठीक है दोस्तों। शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। यह पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है दोस्तों, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, इसे हम ज्योग्राफी के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिए कि शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है और इसी वर्षा को यहाँ पर मावठा कहा जाता है दोस्तों। और मावठा जो होता है वह रबी की फसल हेतु अधिक लाभदायक होता है। शीत ऋतु में लगभग 10% वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। अब अगली है ग्रीष्म ऋतु, इसे यूनाला भी कहा जाता है दोस्तों। मार्च से जून तक यह ऋतु हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर इस समय तेज धूल भरी आंधियाँ चलती है दोस्तों, जिन्हें लू कहा जाता है। और सर्वाधिक तापमान मई माह में देखने को मिलता है। जैसे अभी मई चल रहा है तो हम सभी को पता है कि कितनी गर्मी हो रही है। अब अगली ऋतु है वर्षा ऋतु, इसे चौमासा भी कहा जाता है दोस्तों। आगे हम देखेंगे कि जो वर्षा ऋतु होती है उसका समय होता है जून से सितंबर तक। दोस्तों राज्य में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों ही शाखाओं अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से होती है। पश्चिमी भाग में कम वर्षा होती है और पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी। वहीं दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में कम वर्षा होती है। अर्थात जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है। अधिकांश वर्षा, अगर हम संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अत्यधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है और औसत वर्षा यहाँ पर होती है 112 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है हमारा पचमणी, जो कि महादेव श्रेणी पर स्थित है। यहाँ पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है और न्यूनतम वर्षा होती है भिंड के गोहद नामक स्थान पर, जहाँ पर मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा हमें देखने को मिलती है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के वर्षा क्षेत्र हैं, जिसे हम एक मैप से समझ सकते हैं कि जो यह मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मात्र 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ पर भी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। जो यहाँ पर मध्य का भाग और पूर्वी भाग है यहाँ पर 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा। और यह जो दक्षिण पूर्वी भाग है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं सर्वाधिक वर्षा है 125 से 150 सेंटीमीटर। और यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है दोस्तों। यह होशंगाबाद बैतूल वाला क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो आगे कुछ फैक्ट्स बचे हुए हैं जलवायु से संबंधित, उसे देखते हैं। सर्वाधिक गर्म स्थान मध्य प्रदेश में गंजबासौदा, जो कि विदिशा जिले में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी अभी तक रिकॉर्ड की गई है। वैसे यहाँ से ज़्यादा गर्मी हमें ग्वालियर में भी देखने को मिली है, बड़वानी में भी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी आधिकारिक तौर पर गंजबासौदा का ही मान्य है दोस्तों। सर्वाधिक ठंडा स्थान मध्य प्रदेश में शिवपुरी है। ऋतु वेधशाला इंदौर में स्थित है। और अगर औसत तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश में 21 डिग्री सेल्सियस हमें औसत तापमान देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश की जलवायु को समझने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं दोस्तों। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।